नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 6 जून 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी 2023 में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है संयुक्त अभ्यास एक तरफ, दूसरी तरफ है संबद्ध देश। तो यहाँ पर संयुक्त अभ्यास संप्रति यह भारत और बांग्लादेश के बीच है, एकदम सत्य है। इसी तरह से संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार अमेरिका, तो यह भारत और अमेरिका के मध्य है, ये भी सही है। अब बात आती है तीसरा जो युग्म दिया है हैंड इन हैंड, यह फ्रांस दिखा रहा है, ये गलत हो जाता है। दोस्तों, हैंड इन हैंड चीन के साथ है। इसी तरह से धर्म गार्जियन थाईलैंड नहीं होगा, यह जापान होगा। तो कहने का यही है यहाँ तात्पर्य कि पहले दो युग्म सही हैं। तो अब इसमें आप देखिए, कल के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, संघ लोक सेवा आयोग ने थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया। उसमें कई बच्चे जल्दबाजी में इस तरह गलती किए, इस तरह की प्रतिक्रियाएं काफ़ी छात्रों से आई। तो इसे अब आप लोग आगे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिया गया है केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, यानी एक और दो, यानी ये दोनों सही हैं। तो केवल दो युग्म मतलब उत्तर हो गया बी सही, यह ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआईबी में आई हुई खबर है, यह है बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत किया है उसका नाम है संप्रीति। तो दोस्तों, यह 5 जून से 16 जून के मध्य 2022 तक बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति 10 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट का एक बटालियन कर रहा है। यह दल 4 जून 2022 को अभ्यास स्थल के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुआ था। इसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, फिशिंग कैट। दोस्तों, फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह बहुधा दिनचर जानवर है। प्रारंभ में यह उपमहाद्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता था, लेकिन इनके निवास स्थान के विनाश से इनके शिकार के कारण वर्तमान में यह केवल भारत में ही पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर केवल शब्द आ गया, यहीं पर गलत हो जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य एशियाई देशों में पाया जाता है, सिर्फ वियतनाम एवं जावा में यह नहीं पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह 10 एशियाई देशों में पाए जा रहे हैं, बस वियतनाम और जावा में नहीं पाए गए। यहाँ पर इसलिए यह कथन गलत हो जाता है, सिर्फ भारत दे रहा है। और पहला भी यह गलत है। इस तरह से यह पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है, केवल 3 सही है। यह एकदम सही है, इसे पश्चिम बंगाल का राज्य पशु फिशिंग कैट को कहा जाता है। अतः उत्तर दूसरा डी हो गया। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस डन इन चिल्का लेक। चिल्का लेक तो सुना होगा दोस्तों, यहाँ उड़ीसा में अवस्थित है। तो यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई जनगणना के अनुसार चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के लैगून में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। दोस्तों, विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी बिल्लियां दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई नदी घाटियों में आर्द्र भूमि में पाई जाती हैं, जो पाकिस्तान में सिंधु से लेकर वियतनाम में मेकांग तक और श्रीलंका और जावा में है। यह 10 एशियाई देशों में पाई जा रही हैं, लेकिन वियतनाम एवं जावा में यह नहीं पाई गई। यही कारण है कि इनका अब सेंसस किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर, संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो बीजक संत कबीर की प्रमुख साहित्य कृतियों में से एक है। तो यह एकदम सत्य है। दोस्तों, अगर आप संत कबीर दास जी के बारे में पढ़ा होगा तो बीजक उनकी ही साहित्यिक कृति है। दूसरा है, संत कबीर के श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सही है। कबीर के दोहे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अतः आंसर 1 और 2 दोनों होगा। तो दोस्तों, यह पीआईबी में आई हुई खबर है, हमारे देश के राष्ट्रपति मगहर में संत कबीर को श्रद्धांजलि दी और संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन भी
किया। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति ने संत कबीर के बारे में कहा कि संत कबीर ने समाज को समानता और सद्भाव का मार्ग दिखाया। उन्होंने बुराइयों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की और गृहस्थ जीवन भी एक संत की तरह बिताया था। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया, समाज के सबसे निर्बल वर्ग के लिए करुणा और सहानुभूति के बिना मानवता की रक्षा नहीं की जा सकती। तो ऐसे थे संत कबीर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों कार्यक्रमों के कौन से युग्म एवं उनका विवरण सुमेलित है? तो दोस्तों, इसमें पहला दिया गया है तियांगोंग। यह चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, यह एकदम सत्य है। इसी तरह से दूसरा है चांग ई, चीन का चंद्र मिशन है, यह भी एकदम सत्य है। तीसरा है आर्टेमिस, नासा का चंद्र मिशन है, यह भी एकदम सही है। GAIA, जिसे गाया कहते हैं, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक गैल्वेक्टिक सर्वेयर है, यह भी एकदम सत्य है। अतः आंसर इसमें क्या होगा? डी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। दोस्तों, चीन ने अंतरिक्ष में एक नया मील का पत्थर बनाया। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री रविवार को देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरे और चीन एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए बीजिंग में अभियान में एक नया मील का पत्थर चिन्हित किया। और तीनों ने उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान, और ये गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर अवस्थित है। तो जिक्वान लॉन्च सेंटर से 0814 IMT पर एक लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट में विस्फोट किया। दोस्तों, तियांगोंग, जिसका अर्थ है स्वर्गीय महल, साल के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। तो यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न जो कि विगत वर्ष में आया हुआ प्रश्न होता है, तो 2019 में यह आया हुआ प्रश्न है। तो यह प्रश्न है कि मेघाच्छादित रात्रि में ओस की बूंद का निर्माण क्यों नहीं होता है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन या विकल्प सही है। तो भूपृष्ठ से मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी के विकिरण को बादल पुनः परावर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं, क्योंकि मेघाच्छादन के कारण पृथ्वी की विकिरण को बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। ओस की बूंद का निर्माण वातावरण में उपस्थित जलवाष्प के संघनन के कारण होता है। रात्रि के समय पृथ्वी की विकिरण द्वारा पृथ्वी का वातावरण कुछ ठंडा हो जाता है। अतः रात्रि के समय जब गर्म हवा पृथ्वी पर उपस्थित अपेक्षाकृत ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प के संघनन के कारण ओस की बूंदों का निर्माण होता है। किंतु मेघाच्छादन के समय पृथ्वी का विकिरण बादलों द्वारा परावर्तित होने के कारण पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पेड़ आदि का तापमान कम नहीं हो पाता। अतः गर्म हवा के संपर्क में आने पर भी इन पर ओस की बूंदों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जलवाष्प का संघनन नहीं हो पाता। तो अतः इसमें उत्तर होगा पृथ्वी के विकिरण को बादल पुनः परावर्तित कर देते हैं। आंसर बी होगा। अब बात करेंगे दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में सिरेमिक प्रत्यारोपण की बात की जाएगी। यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि हाउ सिरेमिक इम्प्लांट्स कैन रिजनरेट ब्रोकन बोन्स। टूटी हुई हड्डियों को फिर से वह जोड़ता है। तो सिरेमिक प्रत्यारोपण कैसे टूटी हुई हड्डियों को पुनः उत्पन्न कर सकता है? जब लोगों को फ्रैक्चर के बाद हड्डी के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तो यह अक्सर धातु के हिस्से पर आधारित होता है, लेकिन धातु के हिस्से कभी कभी समय के साथ विषाक्त हो जाते हैं और मूल हड्डी को फिर से विकसित करने में मदद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जब यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक, टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी ने यह उल्लेख किया है कि पारंपरिक धातुओं के लिए एक आदर्श विकल्प है सिरेमिक प्रत्यारोपण, क्योंकि हड्डी अंततः सिरेमिक की जगह ले सकती है और फिर से इसमें विकास हो सकता है। तो दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक बोन मिनरल हाइड्रोक्सीपेटाइट के विकल्प हैं। हालांकि चिकित्सा सेटिंग्स में
इस तरह के सिरेमिक अनुप्रयोगों को सीमित कर दिया गया है, क्योंकि प्रत्यारोपण के बाद हड्डी द्वारा अवशोषण और प्रतिस्थापन की दर अपर्याप्त नियंत्रण है। तो दोस्तों, हाल ही में उन्नत सामग्री के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रकाशित एक अध्ययन में TMDU और सहयोगियों के शोधकर्ताओं ने एक सिरेमिक के हड्डी खनिज में परिवर्तन का अध्ययन किया और यह कार्य अस्थि पुनर्जनन अनुसंधान को प्रयोगशाला से चिकित्सा उपयोग की ओर ले जाने में मदद करेगा। तो चिकित्सा पेशेवरों ने लंबे समय से प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किए बिना हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने के साधन की मांग की है, लेकिन अंतर्निहित विज्ञान जो इस सपने को वास्तविकता बना सकता है, अभी तक पूरी तरह से विस्तृत नहीं है। एक नकली शरीर के तरल पदार्थ में हाइड्रोक्सी पेटाइट गठन पर सिरेमिक की एस्टर एल्काइल श्रृंखला की लंबाई प्रभाव का हमारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण एक नॉवेल हड्डी प्रतिस्थापन बायोमटेरियल विकसित करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि अध्ययन किए गए अधिकांश सिरेमिक कुछ दिनों के भीतर कण या रेशेदार हाइड्रोक्सी पेटाइट में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास विशिष्ट रासायनिक ज्ञान है कैसे कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक से हाइड्रोक्सी पेटाइट वृद्धि की दर को दर्ज किया जाए। तो यही कहा गया है कि इस अध्ययन के परिणाम सर्जरी के बाद हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें यह भी कहा गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक के आरोपण के बाद हड्डी के सुधार की दर को अनुकूलित करने के लिए रासायनिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करके रोगी के परिणामों में सुधार होगा और आगे की मरम्मत के लिए वर्षों बाद अस्पताल में वापसी को कम किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सिरेमिक प्रत्यारोपण, इसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।